हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मोडिग्लानी एंड मिलर थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी क्या बातें कहती? इन्होंने एक थ्योरी 1958 में दिया था और एक थ्योरी इन्होंने 1963 में दिया था। हम दोनों ही थ्योरी के बारे में यहाँ बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने 1958 के बाद 1963 में थ्योरी दिया। इसका आंसर ये है कि 1958 में जब इन्होंने थ्योरी दिया तो इन्होंने ये माना कि टैक्सेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। टैक्सेशन को इन्होंने अपनी थ्योरी में शामिल नहीं किया। जब इन्होंने 1963 में अपने इसी थ्योरी जो थ्योरी 1958 में दिया था, इसी थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई किया और 1963 में इन्होंने अपनी थ्योरी में टैक्सेशन वाली चीज़ को शामिल कर लिया कि हाँ भाई, टैक्स नाम की कोई चीज़ होती है और टैक्सेशन का असर हमारे KD और KE पे पड़ता है, ऐसा इन्होंने माना। मोडिग्लानी एंड मिलर क्या मानते हैं? मोडिग्लानी एंड मिलर ये मानते हैं कि जो इकोनॉमी है या जो मार्केट है वो कैसा मार्केट है? वो एक परफेक्ट मार्केट है। कैसा मार्केट है? परफेक्ट मार्केट है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, नॉर्मल इकोनॉमिक्स क्लास 11-12 में जो पढ़ते हैं, परफेक्ट मार्केट में आपने ये जाना होगा कि वहाँ पे क्या होता है, सभी पर्सन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रैशनल होते हैं। मतलब सभी के पास सभी प्रकार की नॉलेज होती है, ऐसा परफेक्ट मार्केट में हम एज्यूम करते हैं। क्या इस धरती पे कहीं परफेक्ट मार्केट है? द आंसर इज नो। इस धरती पे कहीं भी परफेक्ट मार्केट नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या आपको सब कुछ पता है कि कौन सी प्राइस कब बढ़ेगी कब घटेगी? क्या जो इन्फॉर्मेशन सेलर के पास है, क्या वही इन्फॉर्मेशन परचेजर के पास है, कस्टमर के पास है? द आंसर इज नो। सभी के पास सभी इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या सभी पर्सन रैशनल है? हाँ, अपनी दिमाग से लगाते, लेकिन तब भी क्या सभी पर्सन इक्वली इंटेलिजेंट है? द आंसर इज नो। सभी पर्सन इक्वली इंटेलिजेंट नहीं है। तो व्हाट द परफेक्ट मार्केट एज्यूम्स इट दैट ऑल द पर्सन हैव इक्वल नॉलेज एंड ऑल पर्सन आर टोटली विजडम, जो कि सही बात नहीं है। इसी तरीके से हम ये बात करें कि परफेक्ट मार्केट में ये बात कही जाती है कि जो सामान है हमारी चीज़ मार्केट में बिकती है, सभी प्रकार के सभी एक ही जैसे सामान है। क्या सामान ऐसा है मार्केट में हमारे? नहीं। हमारे यहाँ डिटर्जेंट देखोगे, सर्फ एक्सेल, व्हील, टाइड, निरमा है, अलग अलग प्रकार के, सबकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ थोड़ा बहुत चेंज है। तो ऐसा इन्होंने, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ माना हुआ है कि जो भी हम यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट करता है। और क्या मान के चल रहे हैं कि टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा हम उनकी 1958 की थ्योरी में मान के चलेंगे और यही मानते हुए इस 1958 वाली थ्योरी को हम पढ़ेंगे। आइए ज़रा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं साहब। लिखी हैं बातें। M&M, मतलब M&M कहेंगे, आर्ग्यूड दैट एन इन्वेस्टर आर रैशनल। ये क्या कहते हैं? इन्वेस्टर्स कैसे हैं? रैशनल है, मतलब सबके पास जानकारी है, बुद्धिमान है। द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन गियरिंग। ये कहते हैं कि जैसे आपको याद है, मैंने पिछला जो डायग्राम आपके सामने बनाया था, कैसा बनाया था? कुछ ऐसा बनाया था। KD ऐसा बनाया था, KE मैंने ऐसा बनाया था, और WACC मैंने ऐसा बनाया था। KO था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, और WACC, और फिर हमने KE ऐसा बनाया था। यहाँ ये कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। आपका जो W होता क्या है, इनका ये मानना है कि ये थ्योरी सही नहीं है। मैं आपको नई थ्योरी बता दूँगा। ऐसा कौन कह रहा है? ये मोडिग्लानी मिलर कह रहे हैं। क्या कहते हैं देखिएगा। ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो रैशनल होते हैं, और टैक्स की तो बात है ही नहीं, टैक्स तो होता ही नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा, ध्यान दीजिएगा, जब हम ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ भी टैक्स की बात नहीं होती। ध्यान दीजिए, वहाँ भी टैक्स की कहीं बात नहीं की गई। ठीक है, ऐसा मत सोचिए वहाँ भी नहीं की गई। तो अब आती है बात, एन इन्वेस्टर रैशनल, द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन गियरिंग। इनका ये कहना है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ डेप्थ ये है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका यहाँ पे चल रहा है, तो जैसे जैसे आप कॉस्ट ऑफ डेप्थ को बढ़ाते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले, मतलब जितना प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ को बढ़ाते हो, मतलब ज़्यादा जितना आप लोन लेते चले जाते हो, इक्विटी वाले उतना ही अपनी कॉस्ट क्या करते हैं? बढ़ाते चले जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि वो जो आपका WACC, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या होता है? वो कम होता ही नहीं है, वो क्या रहता है? सेम रहता है। आप जितना बढ़ाते चले जाओगे, वो अपना उसी प्रपोर्शन में क्या करेंगे? अपने कॉस्ट को बढ़ा लेंगे। तो जब सोचिए, आपने अपना सस्ता वाला कैपिटल जितना बढ़ाया, आपने 12% से लोन ले रहे थे, 12% से लोन बढ़ाते गए, और उससे क्या कर रहे हो आप? KE वाल अपने बिजनेस में अगर जो भी पैसा नया ला रहे हो 12% से ला रहे हो, तो KE वाले बोलेंगे भैया, इक्विटी वाले क्या बोलेंगे? भैया हमको जो हमारा रिटर्न चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो जितना आप सस्ता लोन लाए, आपने 4%, अगर मान लीजिए यहाँ 16% चल रहा था, आप 4% सस्ता लाए,
अगर आप 4% सस्ता और लाए लोन तो क्या करेंगे, ये अपना बोलेंगे 20% चाहिए हमको। मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि जितना इनको फ़ायदा होता है सस्ता लोन लाने की वजह से, उतनी ही कॉस्ट इक्विटी वाले बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि ऑन घुमा फिरा के ऑन एवरेज साहब आपका WACC क्या रहता है, सेम रह जाता है वो। अब जबकि आपको याद है मैंने पिछले लेक्चर में क्या सिखाया था कि अब स्टार्टिंग में स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस क्या होते हैं, पहले स्टेज में क्या होता है कि वाले बोले ठीक है यार बढ़ा लो थोड़ा, कोई इशू नहीं है, तो आपको WACC कम होता रहता है। फिर उसके और बढ़ाओगे, उसके WACC थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जैसे और बढ़ाओगे आप ये बढ़ेगा और फिर साथ में WACC बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया कि आपका पहले WACC कम होगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे हैं, रैशनल है इक्विटी वाले। वो क्या करेंगे, जैसे ही आप अपने सस्ता लोन बढ़ाओगे वो समझ जाएंगे रिस्क बढ़ रहा है भाई, अपना कॉस्ट बढ़ाओ, रिस्क बढ़ा, उसके रिस्क के हिसाब से अपना रिटर्न ज़्यादा मांगो कंपनी से, तो क्या हो जाएगा, KE बढ़ जाएगा। KE बढ़ जाएगा तो ओवरऑल क्या हुआ, ये कमी नहीं हो पाएगा, ये वापस उतना ही हो जाएगा, मतलब सेम चलता रहेगा। आइए ज़रा इसी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं जो इन्होंने यहाँ बातें बताई हुई हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ मजा आएगा आपको। An investor are rational, the required return of equity is directly proportional, जितना वो चेंज होगा उतना ही चेंज हो जाएगा। To increase in gearing, there is thus a linear relationship between the KE and the gearing, that is depth and equity. An increase in KE, जितना आपका KE बढ़ेगा, exactly offsets, उसको जितना offsets the benefit of cheaper depth, जितना आपको सस्ता लोन मिला उसको ही offset कर देगा, मतलब बराबर कर देगा। फाइनेंस देयरफॉर WACC रिमेन्स, इसलिए साहब का WACC क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, WACC एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म आर अनअफेक्टेड। अब साहब जब WACC कम ही नहीं हो रहा है कहीं आपका, आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, जहाँ सबसे कम होता है वही X होता है, यहाँ क्या कह रहा है, आपका हर जगह सेम रहेगा। WACC and therefore the value of the firm are unaffected by change in the gearing level and gearing is irrelevant। मतलब प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ कितना भी कर लो उससे कोई फ़र्क आपकी कंपनी की वैल्यू पे, फर्म की वैल्यू पे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर जगह मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि ये कम ही जब कम होता तो मैं बोलता ना कि भाई यहाँ पे आपकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, सबसे मैक्सिमम रहेगी, और कॉस्ट क्या रहेगी, सबसे मिनिमम रहेगी। इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर फाइनेंस, चॉइस ऑफ फाइनेंस इज इररिलेवेंट। आप डेप्थ से पैसा रेस, डेप्थ से बिजनेस करो चाहे इक्विटी से बिजनेस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा कौन मानता है, ऐसा M&M थ्योरी 1958 वाली मानती है। चॉइस ऑफ फाइनेंस इज इररिलेवेंट टू शेयर होल्डर्स वेल्थ। कंपनी कैन यूज़ एनी मिक्स ऑफ फंड, कोई भी फाइनेंस आप इस्तेमाल करो, शेयर होल्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी को फॉर्म सेम रहेगी। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम में इन्होंने ग्राफ में सिखाया हुआ है, देख लीजिए। आपका KD सस्ता है, आप KD बढ़ाई चले जा रहे हो, KD बढ़ाई जा रहे हो, KE वाले अपना कॉस्ट बढ़ाई चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जाओ। जितना आपने सस्ता लोन बढ़ाया उतना इन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ाई, घुमा फिरा के सस्ता लोन आपने बढ़ा तो लिया, सस्ते पैसे पा गए, लेकिन KE वाले ज़्यादा रिटर्न मांगोगे, आपको जो भी सस्ता मिला उतना हिसाब से आपको KE वालों को देना पड़ गया, आपकी कॉस्ट क्या रह गई, आपकी कॉस्ट सेम रह गई। अब देख लो वैल्यू ऑफ द कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, वो सेम है साहब, वो चेंज कम ही, वो मैक्सिमम हो ही नहीं रही, वो जहाँ थी वहीं की वहीं रहेगी, चाहे आप जितना डेप्थ बढ़ाते चले जाओ, जितना इक्विटी करते चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अजम्पशंस अंडरपिनिंग M&M थ्योरी, किन एजम्पशंस के बेसिस पे थ्योरी बताई गई है, भैया टैक्स नहीं होता है इकोनॉमी में, ऐसा M&M मानते हैं। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है यहाँ पे, वेयर इन्वेस्टर्स हैव द सेम इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि इन्वेस्टर्स के पास वही इन्फॉर्मेशन है जो शेयर होल्डर, जो कंपनी के पास है, अपॉन विच दे रिएक्ट रैशनली, बुद्धिमानी से काम करते हैं। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, मतलब अगर आप शेयर्स को बेचते या खरीदते हो, सामान को बेचते कुछ भी करते हो, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती है। और डेप्थ कैसे हैं, डेप्थ क्या रिस्क फ्री है, मतलब हम कितना भी डेप्थ ले लें कंपनी में हमारा रिस्क नहीं बढ़ रहा है, ऐसा M&M थ्योरी कहती है। तो ये एजम्पशंस प्लीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है दे में आस्क यू व्हाट आर द एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच M&M थ्योरी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड और समथिंग लाइक दैट। अ की पार्ट ऑफ M थ्योरी आर द एजम्पशन। द की पार्ट क्या है, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात एजम्पशंस ही हैं। इंश्योर यू कैन डिस्कस देम, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको जब एग्जाम में पूछा जाए। M&M थ्योरी, नो टैक्सेस की बात यहाँ पे कही गई है साहब, बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, मैं प्लीज़ को पढ़ना चाहता हूँ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इस वजह से पढ़िएगा मज़ा आएगा आपको, देख पढ़ के सुनाता हूँ मैं। M&M थ्योरी इज़ दैट कंपनीज विच ऑपरेट इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस, अगर साहब कोई कंपनियाँ जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस में काम कर रही हैं, एंड विच हैव सिमिलर ऑपरेटिंग, जिसका रिस्क भी क्या है आपस में सब कुछ सेम है, मस्ट हैव द सेम टोटल वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है साहब, एक में डेप्थ प्रोपोर्शन 90% है और एक में डेप्थ प्रोपोर्शन 5% है,
एक में इक्विटी 10 है, यहाँ पे इक्विटी 95 है। दोनों की साहब जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। क्योंकि साहब मैंने देखा, आपको मैंने बताया कि आप डेप्थ कितना ही बढ़ लो इक्विटी उतने से बढ़ जाएगा। अगर डेप्थ कम कर दोगे तो इक्विटी की कॉस्ट कम हो जाएगी। ओवरऑल WACC आपका सेम रहेगा। WACC जब सेम रहेगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी। Their view is based on the belief that the value of the company depends upon the future operating income generated by its assets. The way in which this income is split between the returns to debenture holders and returns to equity should make no difference to the total value of the firm. इनका ये मानना है कि भैया कितना प्रपोर्शन डेप्थ, कितना प्रपोर्शन इक्विटी का आप क्या बांटोगे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। Thus the total value of the firm will not change with gearing and therefore neither will its ACC। भाई जब फॉर्म मतलब WACC जब चेंज नहीं हो रहा है तो फॉर्म की वैल्यू चेंज नहीं, थोड़ा सा उल्टा लिखा है ना, लिखा है द टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म ओके नॉट चेंज विथ गियरिंग एंड देयर फॉर द नाइदर विल इट्स, और इसका WACC भी चेंज नहीं होगा। देयर व्यू इज रिप्रेजेंटेड इन द अबाउट डायग्राम इफ द WACC इज टू रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स। जहाँ ये सही लिखा है, WACC अगर कॉन्स्टेंट रहेगा इट फॉलोज दैट एनी बेनिफिट्स ऑन द यूज ऑफ चीपर डेप्थ फाइनेंस मस्ट बी एग्जैक्टली ऑफसेट। यही बात उन्होंने पहले भी लिखी थी। जो भी आपको सस्ते लोन की वजह से सस्ता कहीं डेप्थ मिलता है उसकी वजह से जो बेनिफिट मिलता है वो ऑफसेट हो जाता है। कैसे ऑफसेट होता है, बाय इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी आपको महंगा मिलता है साहब, इसकी वजह से वो ऑफसेट हो जाता है। द एसेंशियल पॉइंट मेड बाय MMM इज दैट फर्म शुड बी indifferent मतलब सेम। The essential point made by M&M is that the firm should be same between all possible capital structure। फॉर्म की जो पोजीशन रहेगी वो सेम रहेगी। This is at odds with the belief of traditional। जबकि ट्रेडिशनल्स क्या मानते थे, आपको याद है ट्रेडिशनल व्यू क्या मानता था? ट्रेडिशनल व्यू ये मानता था कि भाई अगर आप प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ को बढ़ाओगे तो आपकी जो WACC की कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो कॉस्ट आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा मानता था कौन, ट्रेडिशनल व्यू वाले ऐसा मानते थे साहब। तो ये थोड़ा सा उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। NMM support their theory by demonstrating that market pressure arbitrage will ensure that the two companies are identical in every aspect apart from the gearing level will have the same overall market value साहब। अब मार्केट प्रेशर जो होगा वो अलग बात है साहब, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो गियरिंग लेवल आपके साथ घुमा फिरा के जो मार्केट वैल्यू क्या रहेगी वो सेम रहेगी साहब। दिस प्रूफ इज आउटसाइड द सिलेबस। आपको ये प्रूफ नहीं करना है। आर्बिट्रेज क्या हो, ध्यान दीजिए, आर्बिट्रेज मतलब ये होता है कि अगर हमको एक जगह सस्ता शेयर मिल रहा है, सस्ता लोन है, हम उसको दूसरी जगह जाके इन्वेस्ट कर दें तो होगा क्या है। सोचिए अगर मैं ये कहूँ कि अगर इंडिया में या एक कंपनी रिलायंस कंपनी है और एक कंपनी टाटा कंपनी है, ठीक, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा आर्बिट्रेज क्या सिस्टम करता है। अगर रिलायंस कंपनी का शेयर मान लीजिए कि डिविडेंड जो दे रहा है रिलायंस कंपनी वो 10 रुपये दे रहा है और टाटा वाला भी डिविडेंड 10 रुपये दे रहा है, ठीक, एक शेयर पे 1 साल का। रिलायंस कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का है, टाटा कंपनी का एक शेयर 50 रुपये का है। आप खुद सोचिए अगर 100 रुपये का एक शेयर आप साल में यहाँ लगाओगे 10 रुपये मिलेगा, टाटा वाला आपको 50 रुपये पे 10 रुपये देगा, क्या करोगे आप 100 रुपये का यहाँ पे शेयर बेचोगे, वहाँ जाके 100 रुपये का लगाओगे और वहाँ पे 1 साल रखोगे, आपको साहब 2 शेयर मिल गए। 50 रुपये का एक शेयर है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 शेयर मिल गए, आपको साहब कुल मिला के साल भर में 20 रुपये मिल गए। अब ऐसा सिर्फ आप ही तो नहीं करोगे, सब लोग करेंगे। जब सब लोग ऐसा करोगे तो क्या होगा, टाटा कंपनी के शेयर की डिमांड क्या हो जाएगी, टाटा कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। जब टाटा कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका शेयर क्या हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। फिर भी लोग क्या करेंगे, 100 रुपये का बेचेंगे, यहाँ 60 रुपये का एक ले लेंगे, फिर एक और 20 रुपये और लगा के अपना 2 शेयर ले लेंगे। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, एक समय के बाद हो जाएगा रिलायंस कंपनी के शेयर जब सब लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे, रिलायंस कंपनी के शेयर की प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस कर जाएगा, और इसके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद पता है क्या हो जाएगा, दोनों का प्राइस हो सकता है एक समय के बाद दोनों का 80-80 रुपये हो जाए, ये भी 80 हो जाए, ये भी 80 हो जाए। तो हुआ क्या, मार्केट प्राइस की वजह से ऐसा बहुत दिन लॉन्ग टर्म पे चल नहीं पाता है कि दो चीज़ जो रिटर्न कहीं आपको मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रहे, अलग अलग रहे। एक समय ऐसा हो जाता है कि वो मार्केट प्रेशर की वजह से वो दोनों सेम हो जाता है। तो वही यहाँ पे आर्बिट्रेज के बारे में बात यार देख लीजिए क्या लिखी है बातें, अच्छी बात लिखी है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए दिस प्रूफ इज आउटसाइड द सिलेबस, आपको प्रूफ नहीं करना है। NMM सपोर्ट्स दिस देयर केस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट मार्केट प्रेशर्स, दैट इज मार्केट प्रेशर जो है, आर्बिट्रेज विल इंश्योर दैट टू कंपनीज आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम द गियरिंग लेवल विल हैव द सेम ओवरऑल। वो आपको अपार्ट फ्रॉम मार्केट मतलब कहते हैं कि मार्केट प्रेशर ये इंश्योर करता है साहब कि जो भी मार्केट वैल्यू है दोनों क्या रहेगी, वो सब सेम रहेगी साहब। तो ये मार्केट प्रेशर क्या है, कैसे है, ये चीज़ें आपको सिलेबस में कवर नहीं है, इसलिए हमको अभी नहीं पढ़ना। ये हम लोग बाद में कभी जब एडवांस FM पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसके बारे में बात करेंगे।
अब हमने ये बात कही साहब कि एमएमएम थ्योरी 1958 में क्या हुआ था कि उन्होंने साहब टैक्स को शामिल नहीं किया था। अब क्या हुआ, थ्योरी विथ टैक्स। अब उन्होंने बोला भैया टैक्स को शामिल नहीं किया था, चलो अब हम टैक्स को शामिल अपनी थ्योरी में कर लेते हैं। लिखिए बात, अ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वर लेवल्ड एट एमएमएम नो टैक्स थ्योरी बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट वाज द अजम्पशन दैट देयर वर नो टैक्स। सबसे बड़ा जो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म लगा वो ये लगा था कि इनके ऊपर टैक्स इन्होंने शामिल नहीं किया, सिंस डेप्थ इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। सबको पता ही है साहब कि जब आपको याद है मैंने फॉर्मूला बताया था के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट अपॉन प्राइस। तो इंटरेस्ट पे क्या मिलता है, मैंने बताया था 100 रुपये अगर आप इंटरेस्ट देते हो तो आपकी जेब से 70 रुपये गए, उस बंदे को 100 रुपये मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि आपको 30% क्या मिला था, टैक्स बेनिफिट मिला। तो वही थ्योरी आपको मैंने चैप्टर 17 में बताई थी साहब, वही थ्योरी यहाँ भी आपको याद रखनी है। देखिए अब वो जो थ्योरी वहाँ बताई थी बार बार वो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ ज़रा एक बार उस चैप्टर को देख लीजिएगा। आपको देखो सीक्वेंस से चलोगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो अगर आप बीच में देखेंगे ना थोड़ा इशू आएगा। ठीक, अ नंबर ऑफ क्रिटिकल क्रिटिसिज्म हो गई बात। सिंस डेप्थ इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कुड नॉट बी इग्नोर्ड। इसलिए साहब इन्होंने कहा है कि टैक्स से जो बेनिफिट मिलता है ना डिबेंचर पे, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यू मस्ट टेक दैट कंसेप्ट इन योर थ्योरी एंड देन आप अपनी थ्योरी एमएनएम वाली थ्योरी दें। तो एमएम देयर फॉर रिवाइज दी थी, उन्होंने थ्योरी रिवाइज कर दी परफेक्ट कैपिटल। लेकिन ध्यान दीजिएगा इन्होंने रिवाइज तो कर दिया, लेकिन अभी भी क्या मान रहे हैं लोग, अभी भी साहब इन्होंने परफेक्ट कैपिटल मार्केट वाला जो एजम्पशन है वो स्टिल अप्लाई किया हुआ है अपनी थ्योरी पे। तो ये थ्योरी फिर भी सही बताऊँ तो असली नियम पे लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता नहीं है। अब इन्होंने क्या थ्योरी दी है कि टैक्स के साथ लेकिन परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए। इन 1963 एमएम मॉडिफाइड देयर मॉडल टू रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम गिव्स टैक्स रिलीफ ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये कहते हैं भैया, अब इन्होंने और बड़ी बात कह दी, पता है इन्होंने कहा कि भाई आप जब केडी से पैसा लोगे ना तो आप खुद सोचो कि आप जब इंटरेस्ट पे करते हो डिबेंचर होल्डर वालों को तो आपको क्या मिलता है, उस पर टैक्स रिलीफ मिल रहा है। लेकिन अगर आप इक्विटी वालों को जब पैसा डिविडेंड दे रहे हो तो क्या उस पर रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। भाई बेटर क्या हुआ, बेटर आपका के डी हुआ ना, डिबेंचर वालों से पैसा लो, आप खूब लोन लो, उस पर क्या मिलेगा, आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। अब ये कहते हैं कि भैया इसलिए इनका मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, इस थ्योरी के हिसाब से कहते हैं। अच्छा, पिछली थ्योरी में हमने क्या देखा कि आप अपने कंपनी में कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर रखो, चाहे आप 100 अगर आपको चाहिए 100 रुपया चाहिए तो आप चाहे 90 डेप्थ रखो, चाहे और 10 इक्विटी रखो, चाहे आप 5 डेप्थ रखो 95 इक्विटी रखो, और चाहे आप 100 का 100 डेप्थ रखो इक्विटी 0 रखो, आपके साहब जो मार्केट वैल्यू रहने वाली क्या रहनी है, वो सेम रहने वाली है। और चाहे आप इक्विटी 100 रखो डेप्थ 0 रखो तो भी आपके साहब मार्केट वैल्यू क्या रहने वाली है, मार्केट वैल्यू साहब आपकी सेम रहने वाली है। मतलब इक्विटी 100 रखोगे डेप्थ 0 का तो भी सेम रहे, क्यों, क्योंकि भैया आपका जो ओवरऑल जो कॉस्ट आने वाला है वो क्या होने वाला है, वो तो आपका WAC सेम ही रहने वाला है हमेशा। आप कितना भी इस लेवल पे ध्यान दें, इस लेवल पे क्या रहेगा, इस लेवल पे डेप्थ 0 है, और इक्विटी अगर आपका कितना भी है, इक्विटी आपका ज़्यादा है तो अगर आप डेप्थ 0 है तो भी साहब क्या रहेगा, WACC आपका यही रहेगा, और WACC यही रहेगा तो मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, वो भी सेम रहेगी, इसमें चेंज ही नहीं होता है। ठीक, तो इक्विटी और डेप्थ कुछ भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है, ये टैक्स वाली थ्योरी है, ये कहती है भाई कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टैक्स, उतना ज़्यादा डेप्थ रखो। क्यों रखो, क्योंकि आपको साहब उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, उतना ज़्यादा टैक्स रिलीफ मिलेगा। ये बात यहाँ पे कही गई। आइए समझते हैं क्या बातें कही गई हैं। In 1963, MMM modified their model to reflect the fact that corporate tax system give tax relief on interest payment। साहब एक कॉर्पोरेट टैक्स कहता है कि इंटरेस्ट पे आप जो पे करते हो उस पर क्या टैक्स रिलीफ मिलता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द थ्योरी इज एज बिफोर दैट एन इन्वेस्टर आर रैशनल। यहाँ भी वही बात, इन्वेस्टर कैसे हैं, रैशनल, क्योंकि परफेक्ट मार्केट है, इन्वेस्टर रैशनल है क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी इट डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंक्रीजिंग गियरिंग। यहाँ भी वही कहानी कि भैया इक्विटी वाले क्या करें, जितना आप गियरिंग बढ़ेगा उसके हिसाब से अपना इक्विटी वाले डिमांड बढ़ा देंगे। एज गियरिंग इंक्रीजेस के इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। जितना साहब जितनी सस्ता आप जितना प्रपोर्शन में आप अपने डेप्थ प्रपोर्शन को बढ़ाओगे उतना ही इक्विटी वाले क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को उस हिसाब से बढ़ा देंगे कि नेट इफेक्ट क्या है, 0 आएगा। लेकिन हाउएवर दिस इज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट डेप्थ इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। मैंने क्या कहा था, अब आपने डेप्थ वाले को जो भी पैसे दिए उस पर क्या मिलेगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। सो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेप्थ
टू द कंपनी इज लोअर देन मतलब तुलना, कंपैरिजन, लोअर दैन इन एमएमएम नो टैक्स, जितना वहाँ पे आपकी कॉस्ट आ रही थी उसके मुकाबले यहाँ कॉस्ट क्या आएगी, यहाँ कॉस्ट कम आएगी साहब। फिर क्या लिखी है बात, लोअर डेप्थ कॉस्ट रिजल्ट्स इन लेस वोलाटिलिटी एंड रिटर्न्स फॉर द सेम लेवल ऑफ गियरिंग विच लीड्स टू लोअर इंक्रीज। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो के क्या होगी, जब आपकी कॉस्ट कम पड़ी, आपने डेप्थ अच्छा खासा लिया, आपकी कॉस्ट कम पड़ी, तो उससे क्या होगा, इक्विटी वाले बोलेंगे ओहो हमको कॉस्ट कम पड़ी, ओके हम अपनी कॉस्ट को कम बढ़ा रहे हैं। अ शैलो ग्रेडियंट फॉर के, मतलब इनका कम बढ़ेगा के, ठीक। फिर आगे देखिएगा, द इंक्रीज इन के डज नॉट ऑफसेट द बेनिफिट ऑफ चीपर डेप्थ फाइनेंस एंड देयरफॉर WACC फॉल्स एज ए गियरिंग इंक्रीज। और यहाँ पे जो के बढ़ता है वो कम बढ़ेगा, जबकि आपकी जो डेप्थ का कॉस्ट है वो साहब वो ज़्यादा कम, मतलब वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन आपकी जो के बढ़ा है वो थोड़ा सा ही बढ़ा है के, मतलब इक्विटी का कॉस्ट कम बढ़ा और डेप्थ आपको खूब सस्ता पड़ रहा है क्योंकि आपको टैक्स रिलीफ मिल रहा है। द इंक्रीज इन के डज नॉट ऑफसेट, वो जो के आप बढ़ा रहे हो ना, बढ़ा लो, द बेनिफिट, लेकिन जो बेनिफिट मिल रहा है आपको साहब डेप्थ फाइनेंस का वो ज़्यादा है, बिकॉज दैन देयरफॉर WACC क्या होगा, गिरता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। कंक्लूजन, gearing up reduces the WACC and increases the market value of the company। जैसे जैसे साहब आप अपने डेप्थ को बढ़ाओगे, गियरिंग बढ़ाओगे, WACC कम होता चला जाएगा और मार्केट वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज 99.9 गियरिंग, मतलब सबसे बेस्ट यही है कि आप साहब 99% क्या रखो अपने पास, डेप्थ अपनी कंपनी में रखो। इम्प्लीकेशंस फॉर फाइनेंस क्या क्या हैं, द कंपनी शुड यूज़ एज मच डेप्थ एज पॉसिबल, कंपनी को जितना हो सके उतना ज़्यादा डेप्थ इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज डेमॉन्स्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखिए आप अपनी डेप्थ को बढ़ाते चले जा रहे हो, के WACC क्या होता है, कम होती चली जा रही है, जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ाओगे कम होती चली जाएगी, और के क्या, के बढ़ाते चले जाओ, के बढ़ा, लेकिन के जो ध्यान दिए अब क्या लगेगा, के जो बढ़ रहा है उसका आप अगर इन्होंने इतना अच्छा से नहीं बनाया, लेकिन अगर रियल में इसकी मीनिंग क्या है, के जो बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, ये साहब आपका तेज़ी से कम हो रहा है, जबकि जो के बढ़ रहा है साहब वो आपका कम तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब लेस तेज़ी से बढ़ रहा है, लेस स्पीड है इसकी, और ये फास्ट तेज़ी से कम हो रहा है। अब क्या होगा, जितना ये WACC कम होगा, ध्यान दीजिएगा जहाँ पे सबसे कम होता है WACC वहीं पे हमारी मार्केट वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मार्केट वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, ये मार्केट वैल्यू है कंपनी की बात। गियरिंग इज मेजर्ड हियर यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेप्थ एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। मॉडिग्लानी मिलर विथ टैक्स के बारे में यहाँ इन्होंने बात कही हुई है साहब, क्या लिखी है बात देख लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मॉडिग्लानी मिलर देयरफॉर कंक्लूड्स दैट geared company have an advantage over the ungeared companies, that is they pay less tax and will therefore have a greater market value and a lower WACC। यहाँ पे साहब WACC क्या कम रहता है। Once again they were able to produce proof to support their argument and show that when gearing increases the WACC steadily, और उन्होंने साहब MNMN में क्या किया, इसको साबित भी किया। If the other implication of MMU are accepted, the introduction of taxation suggests that the higher level of taxation, the lower combined cost of capital। जैसे टैक्स बढ़ेगा साहब उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, उतना ज़्यादा इनको रिलीफ मिलेगा। More importantly for financial strategy, the higher the level of company gearing, the greater the value of the company। जितना ज़्यादा साहब हमारे गियरिंग बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा साहब आपकी गियरिंग बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। द लॉजिकल कंक्लूजन इज़ दैट कंपनी शुड चूज़, ये कहते हैं भाई कि भैया आपको जितना ज़्यादा हो सकेगा लो 99.9% क्या लो गियरिंग लेवल अपनी कंपनी में रखो, मतलब 100% के करीब अपनी कंपनी में गियरिंग आपको रखनी चाहिए साहब। ठीक है साहब, अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और खूब पढ़ाई की, जल्दी से CCA बने साहब।